कौन कौन आ गया? पूजा कुमावत, अस्मिता महावर, प्रिया राठौर, सृष्टि गोयल, संध्या मीणा, अंजलि जलवानिया, रुचि कुमारी मीणा। एक मिनट और देख लेते हैं, जो भी आ गई। तस्लीम, तस्लीम पास कोर्स। हाँ, अच्छा अब एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करती हूँ। कल अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़े थे अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का सक्रिय अवशोषण। तो उसकी स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी, जल के सक्रिय अवशोषण के बारे में इन हिंदी। ठीक है, अब अपन लेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसकी स्लाइड में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो देखो बेटा, अपन ने कल पढ़ा था, मतलब अब क्या पढ़ेंगे? सक्रिय जल अवशोषण दो विधियों के द्वारा होता है। जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, दो विधियों के द्वारा होता है। पहला है ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, परासरणी सक्रिय अवशोषण। दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अपरासरणी सक्रिय अवशोषण। तो अब पढ़ते हैं अपन परासरणी सक्रिय अवशोषण के बारे में, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इस विधि में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन सिद्धांत के अनुसार, मूल रोम का परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, मृदा विलयन सॉइल सॉल्यूशन के परासरणी दाब की तुलना में अधिक होता है। तो मूल रोम कोशिकाओं का परासरणी दाब 3 से 8 एटमॉस्फेयर, मूल रोम कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब 3 से 8 एटमॉस्फेयर तक पाया जाता है। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं? जबकि मृदा विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब 1 एटमॉस्फेयर तक होता है। अतः जल कम परासरण दाब क्षेत्र मृदा विलयन से अधिक परासरण दाब क्षेत्र मूल रोम की ओर विसरण करता है, और विसरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बाह्य व आंतरिक विलयनों में सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी रहती है। तो मूल रोम से वल्कुट की कोशिकाओं, परिरम तथा एंडोडर्मिस की पथ कोशिकाओं पैसिव सेल्स से होता हुआ जल का परासरण जल के जाइलम तक होता है। मूल रोम से, रूट हेयर से कॉर्टेक्स की कोशिकाओं, पेरिसाइकिल, परिरम तथा एंडोडर्मिस की पथ कोशिकाओं पैसिव सेल से होता हुआ जल का परासरण जल के जाइलम तक होता है। तो हम देखते हैं मूल रोम द्वारा जल अवशोषित करने पर वह स्फीत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मूल रोम का स्फीत दाब बढ़ जाता है तथा परासरणी दाब कम हो जाता है, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप समीपवर्ती वल्कुट कोशिका का परासरणी दाब मूल रोम कोशिका से अधिक हो जाता है। वह मूल रोम से जल इस समीपवर्ती कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, और जल ग्रहण करने पर इस कोशिका का परासरणी दाब दूसरी आसन कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। तो जल ग्रहण करने पर जल ग्रहण करने पर
इस कोशिका का परासरणी दाब, इस कोशिका का परासरणी दाब दूसरी आसन कोशिका के परासरणी दाब से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस कोशिका से जल दूसरी आसन कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता हुआ अंततः जाइलम में प्रवेश करता है। तो जाइलम कोशिकाओं का परासरणी दाब लवणों के संचयन के कारण सदैव बलकुट क्षेत्र से अधिक बना रहता है। इसके अतिरिक्त इनकी भित्तियां नॉन इलास्टिक होने के कारण स्फीत दाब, इसके अतिरिक्त इनकी भित्तियां नॉन इलास्टिक होने के कारण स्फीत दाब टर्गर प्रेशर नगण्य होता है, जिसके फलस्वरूप इनमें जल का प्रवेश लगातार जारी रहता है। तो ये तो हुई मतलब ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात। एक स्लाइड इंग्लिश में और शेयर कर देती हूँ मैं, मतलब अबाउट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो कल अपन ने, ये तो हिंदी में आई है आपकी, है ना, तो इंग्लिश में मैं शेयर कर रही हूँ जो स्लाइड आपकी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो अपन आज करेंगे व्हाट इज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या मतलब किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन इंग्लिश। ठीक है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात कल हो गई थी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रूट प्रेशर, अच्छा, पैसिव एब्जॉर्प्शन and second is the active absorption. देखो बेटा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात है, an uptake of water caused by the forces present in the root is described as active water absorption. तो active water absorption is manifested in form of root pressure, bleeding, and a type of guttation. So what is root pressure? The positive pressure found in the xylem sap of the root is known as root pressure, and the term was given by Stephen Hales. The term was given by Stephen Hales. So active absorption of water may occur in one of the two ways. Abhi osmotic and non-osmotic. So first of all, we will talk about the osmotic absorption of water. Osmotic absorption of water, the water moves from soil to the interior of the root along an increasing osmotic gradient. Water moves from the soil to the interior of the root along an increasing osmotic gradient, and each root hair has a large vacuole filled with the sap containing mineral salts, sugars, and organic acids. The walls of the root hairs, being hydrophilic, water-loving, absorb the capillary water. So the osmotic pressure of the cell sap is usually 3 to 8 atmosphere. It is much higher than that of the capillary water, and the capillary water osmotic pressure is about 1 atmosphere. So the root hairs have a higher diffusion pressure deficit, DPD, and as a result, the capillary water diffuses into the root hair by endosmosis. As water enters the root hair, its osmotic pressure, OP, and DPD, diffusion pressure deficit, decrease, and the cell becomes turgid. At this stage, the cell sap of root hair is dilute in comparison to the cell sap of the adjoining cortical cell. In other words, the osmotic pressure and the DPD of the cortical cell are higher than that of the root hair. Consequently, the water enters the cortical cell from the root hair by osmosis. This process continues, and ultimately water reaches the xylem ducts to the intervening cortical cells.
As water diffuses from the root hairs into the cortical cells, the osmotic pressure and the diffusion pressure deficit of root hairs again increase. Therefore, the capillary water again diffuses into the root hairs by osmosis and the process continues. So, ये तो हो गया osmotic absorption of water. अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इन हिंदी में कर रही हूँ आपको. अभी क्या बताया था? अब बात करेंगे अपरासरणी सक्रिय अवशोषण. अपरासरणी सक्रिय अवशोषण की बात कर रही हूँ. नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, किसकी बात कर रहे हैं? नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो इस मत के अनुसार मृदा द्वारा जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात मृदा विलयन का परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर मूल रोम कोशिका रस के मूल रोम कोशिका रस सेल्सैप के परासरणी दाब से अधिक होने पर अपरासरणी सक्रिय अवशोषण होता है. इस जल अवशोषण क्रियाविधि में, मतलब नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऊर्जा का प्रयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है जो जड़ की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया द्वारा जो जड़ की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है. इस प्रकार इस अवशोषण क्रियाविधि में, मतलब नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मूल रोम की उपापचय स्थिति का विशेष महत्व होता है. तो अनेक प्रायोगिक तथ्यों द्वारा यह भी प्रमाणित होता है कि जल अवशोषण व श्वसन क्रिया में सीधा संबंध होता है, अर्थात सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का उपयोग होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि रूट को साधारण नल के जल टैप वाटर से वातन जल एरेटेड वाटर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अवशोषण दर बढ़ जाती है. इसी प्रकार जड़ों को रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स श्वसन रोधी पदार्थों में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अवशोषण दर कम हो जाती है. इसके विपरीत ऑक्सीजन अवशोषण दर को बढ़ाते हैं. तो सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या अंतर है, यह आता है शॉर्ट में. तो व्हाट इज सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण? तो व्हाट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड व्हाट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? तो सक्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल जड़ में विकसित होता है. इसमें जाइलम रस में धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल तने या वायवीय भाग में उत्पन्न होता है और इसमें जाइलम रस में ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में जाइलम सप में धनात्मक दाब उत्पन्न होता है. इसी प्रकार सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का व्यय हो सकता है, मतलब अपरासरणी सक्रिय अवशोषण में अथवा नहीं, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का एनर्जी का व्यय नहीं होता है. और सक्रिय जल अवशोषण में तने के कटे भाग से धनात्मक दाब के कारण रस स्राव ब्लीडिंग होता है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में तने के कटे भाग से ऋणात्मक दाब के कारण रस स्राव ब्लीडिंग नहीं होता. इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सक्रिय जल अवशोषण है वो अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण हमेशा होता रहता है. इसी प्रकार जो सक्रिय जल अवशोषण है अधिकतम रात्रि या प्रातःकाल में होता है. यह अवशोषण केवल जड़ की उपस्थिति में ही होता है, जबकि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय जल अवशोषण जड़ रहित
पादप में भी होता है। और सक्रिय जल अवशोषण में उपापचयी प्रतिरोधकों मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स द्वारा प्रभावित होता है। मतलब कहने का मतलब है जो सक्रिय जल अवशोषण है वो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स उपापचयी प्रतिरोधकों द्वारा प्रभावित होता है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण उपापचयी प्रतिरोधकों से प्रभावित नहीं होता है। इस विधि द्वारा मतलब एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन या सक्रिय जल अवशोषण विधि द्वारा पादप की 4% से अधिक जल आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण विधि द्वारा संपूर्ण जल की कमी पूर्ण होती है। संपूर्ण जल की कमी पूर्ण होती है। इसी प्रकार सक्रिय जल अवशोषण श्वसन दर व अवशोषण दर में सीधा संबंध होता है। ठीक है, मतलब सक्रिय जल अवशोषण में रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर व एब्जॉर्प्शन रेट, अवशोषण दर में सीधा संबंध होता है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में श्वसन दर से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब निष्क्रिय जल अवशोषण में निष्क्रिय अवशोषण का श्वसन दर से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उससे पहले एक इंग्लिश में स्लाइड और शेयर करी थी नॉर, ठीक है, उसको भी शेयर कर देते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। मतलब व्हाट इज नॉन ऑस्मोटिक water absorption. Some physiologists like Thiemann and Kramer consider that water absorption is an active process occurring against the osmotic gradient. That is, water is absorbed even when the osmotic pressure of the soil water is more than that of the cell sap of root hair. Such non-osmotic absorption requires metabolic energy which comes from the respiring cells of the root. Following are certain correlations between respiration and active absorption. So first अपन कर सकते हैं respiration and rate of absorption. It has been observed that the factors which affect respiration also affect the rate of absorption. Thus, for example, respiratory inhibitors like potassium cyanide also inhibit the rate of absorption. Second, building of plants in poorly aerated soil. The respiration of root is closely dependent on the soil aeration. A well-aerated soil supplies required quantity of oxygen to the cortex and therefore roots aspire normally. ठीक है, अब अपन बात करते हैं factors affecting water absorption. The factors affecting active absorption. So all the factors which influence the metabolic state of root cells affect the rate of active absorption. For example, soil aeration, soil temperature, concentration of salts in soil solution, transpiration, and the presence of toxic substances. तो अब अपन जो लास्ट बात करेंगे वो है बेटा किसकी बात करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक. तो पौधों में 95% जल का अवशोषण निष्क्रिय विधि पैसिव मेथड द्वारा होता है. पादप जड़ों में जल का प्रवेश विसरण दाब प्रवणता के कारण होता है जो वायवीय भागों द्वारा जल त्याग के फल स्वरूप बनी रहती है. तो यदि मूल तंत्र को जल उपलब्ध होता रहे तो जल अवशोषण दर ट्रांसपिरेशन द्वारा नियंत्रित होती है.
तो जल अवशोषण दर दो प्रकार के कारकों, पादप कारक तथा वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो व्हाट आर द प्लांट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पादप कारक सबसे पहले बात करते हैं प्लांट फैक्टर्स। तो पादप की संरचना व कार्य की, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, पादप की संरचना व कार्यकी से संबंधित कारक जो जल अवशोषण दर को प्रभावित करते हैं वह है, पहला है रूट सिस्टम मतलब मूल तंत्र, दूसरा है रूट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म मूल वृद्धि तथा उपापचय, तीसरा है संवहन तंत्र का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो पहले पढ़ते हैं मूल तंत्र रूट सिस्टम। तो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जल की मात्रा जड़ तंत्र के विस्तार पर निर्भर करती है। तो जड़ की शाखाओं की लंबाई व संख्या तथा उनका मूल रोम क्षेत्र का विस्तार तथा उनका मूल रोम क्षेत्र का विस्तार मतलब मूल रोम संख्या व उनकी लंबाई जल अवशोषण के निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं। तो मूल रोम का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अवशोषण दर उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ये सीधे केशिकीय जल कैपिलरी वाटर के संपर्क में रहते हैं। तो यह देखा गया है कि अधिक गहराई में स्थित मूल भाग कम गहराई में स्थित मूल भागों की तुलना में कम जल अवशोषण कर पाते हैं। इसी प्रकार मूल वृद्धि तथा उपापचय रूट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो मूल रोम का जीवन काल अल्प होता है, अर्थात कुछ दिनों में शुष्क होकर ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए मूल की वृद्धि से नए मूल रोम विकसित होते हैं जो जल के संपर्क में आकर जल अवशोषण जारी रखते हैं। तो प्रभावी जल अवशोषण को जारी रखने के लिए मूल की सतत वृद्धि आवश्यक होती है और मूल रोम तथा मूल की उपापचय क्रियाओं में कमी भी जड़ तंत्र के विकास तथा जल अवशोषण को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं संवहन तंत्र का प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो जल अवशोषण की दर जल मार्ग में प्रतिरोध द्वारा प्रभावित होती है। यह प्रतिरोध कोशिका भित्ति की पारगम्यता, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की नेक्स्ट है, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इस रूट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो किसकी बात कर रहे थे? मूल रोम का जीवन काल अल्प होता है, मतलब कुछ दिनों में ये शुष्क होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए मूल की वृद्धि से नए मूल रोम विकसित होते हैं जो जल के संपर्क में आकर जल अवशोषण जारी रखते हैं। तो प्रभावी जल अवशोषण को जारी रखने के लिए मूल की सतत वृद्धि आवश्यक होती है और मूल रोम तथा मूल की उपापचय क्रियाओं में कमी भी जड़ तंत्र के विकास तथा जल अवशोषण को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड। इसके बारे में, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड के बारे में। तो इसका है आपका ये वाला फैक्टर्स, संवहन तंत्र का प्रतिरोध। तो जल अवशोषण की दर जल मार्ग में प्रतिरोध द्वारा प्रभावित होती है और यह प्रतिरोध कोशिका भित्ति की पारगम्यता, प्रोटोप्लाज्म की उपापचय अवस्था, एंडोडर्मल्स की प्रगति, जाइलम वाहिकाओं की संख्या तथा लंबाई पर निर्भर करती है और जाइलम में जितना अधिक प्रतिरोध होता है अवशोषण दर उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो कौन से ऐसे वातावरणीय कारक हैं? तो पादप के वातावरण का जल
अवशोषण दर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अवशोषण दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक हैं। एक तो है अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल वाटर, मृदा जल उपलब्धता। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन एंड थर्ड इज तीसरा है सॉइल टेम्परेचर। तो मृदा जल उपलब्धता, तो जल अवशोषण की दर मृदा में जल की मात्रा पर निर्भर करती है। मृदा जल की मात्रा जल धारिता क्षमता तक बढ़ाने पर अवशोषण की दर भी बढ़ती है। तो पौधों को मृदा की जल धारिता, फील्ड कैपेसिटी और स्थायी और परमानेंट बिल्डिंग कोएफिशिएंट के बीच के स्तर का जल उपलब्ध होता है, जिसे अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं की जल धारिता क्षमता व उपलब्ध जल की मात्रा भिन्न होती है और मृदा में जल धारिता से अधिक जल होने पर अवशोषण दर कम हो जाती है, क्योंकि इसमें वातन, एरेशन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उपापचय कम हो जाता है। इसके विपरीत जल की मात्रा, स्थायी जल की मात्रा मतलब परमानेंट बिल्डिंग कोएफिशिएंट से कम होने पर जल अवशोषण हेतु उपलब्ध नहीं होता तथा पादप मुरझाकर सूख जाता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, मृदा विलयन की सांद्रता। तो जल अवशोषण मृदा विलयन तथा मूल रोम के परासरण दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। मृदा विलयन का परासरणी दाब 0.1 से 0.3 एटमॉस्फेयर तक होता है। मृदा विलयन 2 एटमॉस्फेयर से अधिक होने पर जल अवशोषण प्रभावित होने लगता है। मृदा विलयन का परासरण दाब अधिक होने पर पादप जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की मृदा कार्य के रूप में शुष्क मृदा कहलाती है। इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। इसी प्रकार अधिक रासायनिक खाद डाले जाने पर भी मृदा विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे मूल रोम वही परासरण के कारण, एक्सोस्मोसिस के कारण जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं तथा जल अवशोषण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं सॉइल टेम्परेचर, मृदा का तापमान। तो जल अवशोषण के लिए अनुकूल तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और तापमान बढ़ने तथा घटने पर अवशोषण क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने से मतलब जब तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या अधिक होता है तो जल का वाष्पन बढ़ जाता है तथा मूल की उपापचय क्रियाएं कम हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जल अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। इसी प्रकार तापमान अत्यधिक कम होने पर अवशोषण दर कम हो जाती है, क्योंकि मूल रोम की वृद्धि तथा उपापचय कम हो जाता है। प्लाज्मा कला की पारगम्यता कम हो जाती है। तीसरा है मूल कोशिकाओं की जीव द्रव्य विस्कसता बढ़ जाती है, जिससे जल मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जल की विस्कसता बढ़ने से विसरणशीलता कम हो जाती है। अब बात करते हैं मृदा वातन, सॉइल एरेशन। तो मृदा वातन, सॉइल एरेशन अवशोषण दर को प्रभावित करता है। जड़ की वृद्धि तथा उपापचय क्रियाओं के लिए मृदा में पर्याप्त वायु का होना आवश्यक होता है और मृदा में वातन कम होने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 10 से 15% तक बढ़ जाती है और मृदा में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता तथा निम्न ऑक्सीजन सांद्रता अवशोषण दर को कम करती है। तो मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता प्रोटोप्लाज्म की विस्कसता को बढ़ाती है तथा प्लाज्मा कला की पारगम्यता को कम करती है, जिसके फलस्वरूप जल अवशोषण की दर तेजी से कम होती है।
तो हम देखते हैं मृदा में जल की अधिकता होने पर इसके रंध्र अवकाशों में जल भर जाता है। ऐसी जल आक्रांत मृदा वाटर लॉग्ड सॉइल कहलाती है। ऐसी मृदा में वाटर लॉग्ड सॉइल में जड़ों को रेस्पिरेशन के लिए श्वसन हेतु वायु नहीं मिल पाती, जिससे जड़ों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में पादप जल अवशोषण नहीं कर पाता है और इस स्थिति को मृदा की शरीर क्रियात्मक शुष्कता फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन की। तो ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा उत्पन्न तनाव पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण का प्रमुख कारण है। इसलिए ट्रांसपिरेशन दर बढ़ने पर जल अवशोषण दर भी बढ़ती है, परंतु अधिक ट्रांसपिरेशन के कारण मृदा जल की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में मूल सिकुड़ जाती है तथा मूल रोम सतह व मृदा कण के मध्य वाष्प अवकाश वेपर गैप विकसित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जल के अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो एक मिनट आप बताना कौन कौन आया। प्रतिभा शर्मा, हाँ, सृष्टि गोयल, प्रिया, कोमल, अस्मिता, साक्षी यादव भी है, रुचि कुमारी, मीना। तो रुचि आप यही क्यों के जयपुर की हो, जयपुर में रह रहे हो क्या रुचि? निशिता कलाल, हाँ बेटा, अब बेटा एक 3-4 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना सेकेंड क्लास, ठीक है। एक बार ये बताओ आप कौन है जो जयपुर में रह रहे हैं आप लोगों में से जो आए? कोई भी नहीं हो अभी, ठीक। अस्मिता, आप तो जयपुर की हो ना? अस्मिता मावल, अस्मिता, हाँ बेटा अस्मिता मावल, आप तो साक्षी पीपली वाले के साथ चढ़ते थे ना बेटा। अस्मिता मावल, हाँ बेटा अस्मिता,